movement. Kindly Cherish, mute yourself. Okay. Another function of the skeletal muscle is to maintain the posture and body position. It supports the soft tissues, guard entrances and exits of the vital organs, maintains body temperature, store nutrient reserves. Uh, Today, you have already done a lecture about contraction. So, do you know what are the basically properties of the skeletal muscle? Properties of skeletal muscle are extensibility, elasticity, contractility. Extensibility, the ability of the muscle tissue to lengthen when contracting. Elasticity, the ability of muscle tissue to return to its normal length once it has been stretched. Contractility, the capacity of the muscle to contract forcibly. Now, when we're talking about these few properties, the first thing that comes to our mind is basically कि अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यानी कि उसके पास स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी तभी ये हमारे पास हो रही हैं सो बेसिकली तो बॉडी के मैं अलग अलग सेल्स की बात करूं स्किन सेल या मसल सेल थोड़ा सा स्ट्रेच हो पाएगा मगर एक न्यूरॉनल सेल में स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है ठीक है सो बेसिकली दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर वेसल skeletal muscle smooth muscle cardiac muscle three basic types of muscle this is basically आपने जो कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट करते हो ठीक है दिस कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सिंगल मसल फाइबर ठीक है हर मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होता है सो यू हैव मसल वैली यू हैव एपिमेसियम व्हिच इज द आउटर कवरिंग fasciculus which is basically the coat endometrium is between the fibers ठीक है एंड उस फाइबर्स के बीच में जो हमारे पास सिंगल मसल फाइबर होता है उसमें हमारी कॉन्ट्रैक्शन का आदर्श होता है तो डू रिमेंबर द बेसिक प्रॉपर्टीज इसी की बेसिस में हमारी मॉलिक्यूलर बेसिस की बात होती है तो जब हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो हमारे पास एक फिलामेंट्स आते हैं और एक थिन फिलामेंट्स आते हैं ठीक है थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स thick filaments and thin filaments. Thick filaments basically your myosin and thin filament is basically your actin. एक्टिन के साथ साथ इसमें दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन बट बेसिकली रिकॉग्निशन के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्टिन इज कंसीडर्ड एज अ थिन फिलामेंट एंड मायोसिन इज कंसीडर्ड एज अ थिक फिलामेंट उसके बाद अगर आप इस तस्वीर में देखो सो दिस ब्लू is basically your actin filament and the red structure is basically your myosin ठीक है वो actin है वो myosin है the above figure is showing the muscle fiber in a relaxed state the below figure is showing muscle fiber in a contracted state दोनों में differences कोई बता सकता है इस तस्वीर को देख के what difference we are seeing over here anyone beta जो कंट्रैक्टेड है उसमें एच जोन एच जेड के एच लाइन की जो साइज है वो कम है ऊपर वाले में ज्यादा है वो इसका सावकोम या छोटा होता है कंट्रैक्टेड अब जब हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल की ये साइड्स की बाउंड्रीज आ जाती हैं या वॉल्स आ जाती हैं उसको हम कहते हैं जी लाइंस तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है जी लाइंस जो है वो श्रिंक हो रही हैं तो देखो दोनों जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ गई यस और नो
Yes. Yes. This Yes, sir. is the first step that Z lines will come closer to each other. ठीक है. उसके बाद अगर आप देखो कि हमने थिक फिलामेंट का नाम दे दिया ए बैंड और थिन फिलामेंट को हमने क्या नाम दे दिया आई बैंड. ठीक है. तो और बीच में हमारे पास जो एरिया है उसका हमने नाम दे दिया एक्स जोन. ठीक है. सो जब हम एक्स जोन अब जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्स जोन हमारा डिसअपियर हो गया. ठीक है. ठीक है. सो और जो थिक बैंड है दैट रिमेन्स अनअल्टर्ड. आप देखो मायोसिन को कुछ हुआ, मायोसिन वैसा का वैसा खड़ा हुआ है और जो थिन फिलामेंट्स है उसको हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के क्या कर दिया, करीब कर दिया. सो देयर आर फोर बेसिकली phenomena that are happening जिसको हम बोलते हैं molecular basis. Number 1, Z lines come closer. Number 2, A bands remain unaltered. Number 3, I band come closer. ठीक है. Number 4, H zone disappears. ठीक है. ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो रही हैं इस तस्वीर में से. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखो तो हमारे पास मायोसिन का हेड बना हुआ है और मायोसिन का टेल बना हुआ है. सो मायोसिन के हेड में आपको कोई खुसूसियत नजर आ रही है? मायोसिन के हेड की खुसूसियत क्या है कि ये 2 हेड्स वाला है. ठीक है. So look at this picture once again. I band, A band, H zone, Z lines. ठीक है. अब I band क्या होंगे, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. A band क्या होगा, अनअल्टर्ड रहेगा. H zone क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा. और Z lines क्या होंगी, वो श्रिंक हो जाएंगी. Each thick filament consists of many myosin molecules whose heads protrude at opposite ends of the filament. Thin filament consists of 2 strands of actin subunits twisted into a helix plus 2 types of regularly proteins known as troponin and tropomyosin. अब जो मायोसिन के 2 हेड्स हैं उनमें से एक हेड होता है एटीपी बाइंडिंग. ठीक है. और दूसरा हेड होता है एक्टिन बाइंडिंग. और जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं उसमें देखो एक ग्रुप बना हुआ है. दिस ग्रुप इज फॉर द बाइंडिंग ऑफ द Tropomyosin. हेड. और जो आपके पास ट्रोपोनिन है, दिस इज बेसिकली द येलो कलर्ड प्रोटीन्स बीइंग शोन इन दिस. और जो ट्रोपोमायोसिन है ये बेसिकली आपकी सारी की सारी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं एक्टिन की उसको कवर करके बैठा हुआ है बिकॉज़ वी डोंट वांट अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज क्लियर बेटा? बोलिए नवील के दिसी सब बच्चों को. जी बेटा. Did anyone say something? अब आप कॉन्ट्रैक्शन का तो लेक्चर आज सुबह को ही कर चुके हो. सो सी टू दिस व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. जब हम ट्रोपोनिन की बात करते हैं तो ट्रोपोनिन में हमारे पास एक ट्रोपोनिन सी होता है, एक ट्रोपोनिन टी होता है, एक ट्रोपोनिन आई होता है. Troponin T is to bind with tropomyosin, ठीक है. And troponin I is basically inhibitory troponin, and troponin C is to bind with calcium. Now, skeletal muscle contraction में as soon as calcium comes into the body,
As soon as calcium comes into the body, आपके पास क्या हो रहा है, वो आके ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगा। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगा तो ट्रोपोनिन सी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। इसको समझ लो एक सीसॉ की तरह। Unfortunately we are in an online class, so I cannot be more descriptive in this regard, but consider a seesaw। आपने सीसा देखा हुआ है, एक छोटा सा झूला है, ठीक है। अब उसमें आपने क्या किया, आपने कैल्शियम को जैसे आप एक साइड पे अगर आप वेट करते हो तो दूसरी साइड क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। So the heavier section goes down and the lighter section goes below, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो ट्रोपोनिन के साथ जैसे कैल्शियम बाइंड होगा तो वो टिल्ट करेगा अपने आप को, और जैसे ही वो टिल्ट करेगा तो वो ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा एक्टिव साइट से, और जैसे ही वो ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा एक्टिव साइट से तो आपका जो मायोसिन को मिल जाएगी एक्टिन के साथ बाइंड करने की जगह, और वो फौरन उसके साथ बाइंड करेगा। जैसे ही वो बाइंड करेगा तो वो आगे की तरफ अपने आप को मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक्स। आज सुबह को आपकी क्लास मैडम रुबीना ने ली थी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so she must have told you about this, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you are not doing anything new, it's just a repetition, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेक्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ हाईली इंटरलिंक्ड है। तो इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मॉलिक्यूलर बेसिस हमारे पास 4 है, हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस से उस मॉलिक्यूलर बेसिस को प्रूव करना है कि हाँ भाई यही चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखो, दिस ब्लैक इज द जी लाइन, दिस ब्लू इज द थिन फिलामेंट, जी लाइन इज गोइंग क्लोज, थिन फिलामेंट इज गोइंग क्लोज, तो बीच में जो हमारे पास एच जोन है वो गायब हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कॉन्ट्रैक्शन का अमल कंप्लीट होगा। Is this happening around? क्या ये हो रहा है? हमारे पास ये मॉलिक्यूलर बेसिस प्रूव हो रही है इस तस्वीर में से? जी बेटा, all of you agree to it? Yes, sir. Good. Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में कितने एटीपी यूज होते हैं? How many ATPs are used in skeletal muscle contraction? बेटा आपकी सुबह क्लास भी है ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल की, सो टेल मी हाउ मेनी एटीपीज आर कंज्यूम्ड? सर ये नहीं बताया था। 2 ATPs. स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की आप ऐसे होता है कि आपके पास सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स में से
जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर स्टीप ट्यूब्यूल्स, उसमें से कैल्शियम आता है। ठीक है, स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस से वो कैल्शियम आता है। तो जैसे ही आता है अंदर आके, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि वो आपके कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। अब इसमें आप देख रहे हो मायोसिन के साथ एटीपी अटैच्ड है, और वो तब छोड़ेगा एक्टिन को जब ये दूसरा एटीपी इसके साथ आके अटैच होगा। ठीक है, now the ATP that is attached with the myosin head is not being utilized in the same cycle. ये हम सिर्फ जिस तरह एक बच्चे को नहीं खाची दे देते हैं रिश्वत के तौर पर कि बेटा आप रखो फिर आप चीज ले लेना इसमें से, तो हम हमारी बॉडी मायोसिन के साथ क्या कर रही है, उसको एक छोटे बच्चे की तरह एटीपी दे रही है, मगर उसको कह रही है कि आप ये बाद में यूज करना, फिलहाल आप सिर्फ एक्टिन को छोड़ दो और ये एटीपी रख दो। एज सून एज वो एटीपी रहता है, एक्टिन को छोड़ देता है, वो एटीपी अपने आप को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग फॉस्फेट कंपाउंड बन जाता है और एडीपी बन जाता है। एज सून एज वो एडीपी और एटीपी एक्टिवेटेड हो जाते हैं, नाउ दिस इज रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइकिल। अब कॉन्ट्रैक्शन में एक तरफ आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि जी लाइंस विल कम क्लोजर, I band will disappear, A band will remain unaltered, H zone will disappear। ये चार चीजें जो हम बोलते हुए आ रहे हैं, एक सेक्शन है इस मॉलिक्यूलर बेसिस का। दूसरा सेक्शन है कि कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रही है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्टिन के पास दूसरे दो प्रोटीन्स कौन से होते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का काम होता है एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को कवर करना, ट्रोपोनिन का काम होता है उस ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पे महफूज रखना। तो उसको हटाने के लिए हमारे पास क्या चीज की जरूरत होती है, हमारे पास जरूरत होती है कैल्शियम की। तो जैसे ही वो कैल्शियम हमें मिलता है, ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ को अल्टर कर देता है। अल्टर करने की वजह से हमारे पास एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। एक्टिव साइट जैसे ही एक्सपोज हो जाती है, मायोसिन जो है वो पहले से ही तैयार शुदा बैठा हुआ है कि भाई मेरे पास एनर्जी भी है, सब कुछ है, आई जस्ट वांट टू गो एंड बाइंड विद दिस एक्टिन। तो जैसे ही वो ट्रोपोमायोसिन रिमूव होती है, वो एक्टिन के साथ फौरन बाइंड करेगा, और ये जो आगे की तरफ आप इसमें देख रहे हो मूवमेंट हो रही है तस्वीर में, इसको कहते हैं बेसिकली पावर स्ट्रोक। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पावर स्ट्रोक। अब देखो एक रेस्टिंग सार्कोमेर में क्या हो रहा है, मायोसिन का जो हेड है, एक हेड के पास एटीपी तैयार शुदा मौजूद है, दूसरा हेड फारिग बैठा हुआ है। जैसे ही कैल्शियम आया, वो किसके साथ बाइंड होगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होने के बाद क्या होगा, आपकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी, और एक्टिव साइट जैसे ही एक्सपोज हो जाएगी, आप इसका थर्ड पार्ट में देखो, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, नया एटीपी आएगा। अगर आप इस फिफ्थ तस्वीर में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक नया एटीपी आएगा। जैसे ही नया एटीपी मायोसिन के हेड के साथ बाइंड होगा, मायोसिन और एक्टिन आपस में क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। डिटैच होने के बाद नाउ दिस इज अगेन रेडी फॉर अ न्यू साइकिल ऑफ योर कॉन्ट्रैक्शन। So this is basically contraction. The same, ठीक है। अब ये आपका वेडनेसडे को लेक्चर होगा, उसमें होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और हमारा एक टॉपिक होता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो इसमें बेसिकली ये जो नर्व मसल में से एसिटाइलकोलिन और रिसेप्टर्स आते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दिस इज द होल नटशेल ऑफ इट। सो कॉन्ट्रैक्शन के दो बेसिस हो गए, एक मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया। मॉलिक्यूलर बेसिस की 4 पॉइंट कौन बताएगा, एनीवन हु विल अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड टेल मी द 4 पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस। एनीवन वॉलंटरली बेटा।
बेटा रोल नंबर 298 अहमद शेख, आप बताओ 4 मॉलिक्यूलर बेसिस की कौन सी हैं? जी बेटा, रोल नंबर 298, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, very simple question. What are the 4 molecular bases? Anyone else voluntarily? या मैं दोबारा से किसी का रैंडम नाम कॉल करूं? सर इसमें इंटरडिजिटेशन ऑफ जो है ना प्रोटीन फिलामेंट्स होती है, एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना, फिर प्रोटीन इसकी साइक्लेज का एंजाइम का एटीपी की। मॉलिक्यूलर बेसिस 4 है, एक क्या है इंटरडिजिटेशन होगी, यानी कि आई बैंड आपका कम हो जाएगा और सर जो है ये प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ करीब आ जाएंगे। हाँ ठीक है, और कोई? सर जी सर सार्को में विड्थ कम हो जाएगी और ए बैंड अनअल्टर्ड होगा, आई बैंड डिक्रीज हो जाएगा और एच जोन कंप्लीटली डिसअपीयर। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस में हमारे पास, अब बताओ कि एटीपी कितने रिक्वायर्ड होते हैं? Anyone can tell me how many ATPs are required for contraction? So 1 ATP. Okay. So beta, how 1 ATP? यहाँ पे तो हमारे पास 2 हो रहे हैं ना? ATP जो होता है वो बाइंड होता है उसके हेड से, मायोसिन के हेड से बाइंड होता है और वो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ये ना कैल्शियम बाइंड करता है ना, मतलब एक्टिन से तो वो मतलब तो हेड जो होता है वो एक्सपोज साइट पे अटैच हो जाता है और एटीपी रिलीज हो जाता है, एडीपी। Very good. So ultimately there is 1 ATP being used or there are 2 ATPs used? Technically it is only 1 ATP that Sir, is used. 1. The second ATP is basically not being used, but उसको मैंने क्या बताया कि रिश्वत के तौर पे हमने इसको दे दिया तो भाई आप ये रखो। Got it? Yes sir. So technically 1 ATP is Yes, being sir. used. The second ATP is just being given to the myosin कि भाई आप इसको रखो, but myosin is not using it. Myosin is basically just keeping it for the second phase of contraction. अब मुझे कोई बताएगा कि अब कॉन्ट्रैक्शन का तो हमने अमल कर दिया है, रिलैक्सेशन कैसे होगी? सर कैल्शियम रिलीज होंगे, फिर वो अगेन ट्रोपोनिन के पास जाके फिर उनके आई को दोबारा एक्टिवेट करेंगे, ट्रोपोनिन आई को, जो इनको दोबारा बाइंडिंग करने देगा। ट्रोपोनिन को से जो कैल्शियम लगा हुआ है, मैंने क्या कहा था, ट्रोपोनिन इज लाइक अ सीसॉ, जैसे ही कैल्शियम अटैच होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा और क्रॉस ब्रिज को अनकवर कर देगा एक्टिन की साइड्स को, ठीक है। अब हमें वापस एक्टिन की साइड्स को कवर करना है, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, या बार बार कॉन्ट्रैक्शन हमारे लिए फायदे की नहीं है, ठीक है ना। तो हमें उसको क्या करना है, दोबारा से कवर करना है, उसको पर्दे में रख देना है, बुर्का पहना देना है ना, हाउ कैल्शियम दोबारा ले लेंगे। तो वी नीड टू टेक दिस कैल्शियम आउट, ठीक है, वी नीड टू टेक दिस कैल्शियम आउट। उस कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक होता है कैल्शियम पंप। क्या होता है, कैल्शियम पंप। और कैल्शियम पंप का काम क्या होता है, कैल्शियम पंप का काम होता है कि इस कैल्शियम को सेल से बाहर की तरफ पंप आउट कर दे, ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट साइकिल हो उसके लिए हमारे पास फ्रेश कैल्शियम मौजूद हो, और वो फ्रेश कैल्शियम आके एक दफा दोबारा से ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड। अब इस कैल्शियम पंप को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास दोबारा एटीपी चाहिए। सो इफ आई आस्क द क्वेश्चन इन वाइवा और एग्जाम दैट हाउ मेनी एटीपीज आर कंज्यूम्ड
For contraction of a skeletal muscle, your answer should be 1. If I ask how many ATPs are consumed for both contraction and relaxation of a skeletal muscle, your answer should be 2 ATPs. Is it clear, beta? Yes, sir. Technically, my topic today was a very small and short topic, so that's why I just wanted to give you overview of something else that is also important, like this, the whole process of contraction. हमारा मेरे टॉपिक में आज सिर्फ 4 पॉइंट है और वो 4 पॉइंट क्या थी? Molecular basis. So we wanted to do something better than only the molecular basis, right? So do we have any questions so far? सवाल है कोई पूछने के लिए? सर इसमें जो एटीपीज वगैरह यूज हो रहे हैं इनके प्रोडक्शन भी अलग से टॉपिक होगा या कुछ एटीपी तो आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोडक्शन हो रही है ना, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें अलग एटीपी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। तो बेसिकली आपकी जो कुछ सर कैन यू प्लीज रिपीट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ skeletal muscle contraction? बेटा एक बंदा करके पूछ ले, बिकॉज़ आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Sir, जी sir, can you please repeat molecular basis of skeletal muscle contraction? देखो, जब हम स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास 2 तरह से परसीव होता है। एक परसेप्शन होती है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, एटीपी, कैल्शियम, इसके हिसाब से ये होती है वो चीजें जो बाहर हो रही होती हैं। दूसरी होती है कि इंटरनली क्या हो रहा है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टीज होती हैं, इलास्टिसिटी वगैरह, ये सब चीजें, तो वो प्रॉपर्टीज तभी इलिसिट हो सकती हैं जब आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके पास कंपोनेंट्स में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो फ्लेक्सिबिलिटी सेल को दे सके। अब उसमें हमारे पास 4 चीजें हो रही हैं। जो हमारे पास एक मसल फाइबर है, उसकी जो 2 एंड्स होती हैं, साइड्स होती हैं, उसको हम कहते हैं जी लाइंस। ठीक है, जो हमारे पास थिक फिलामेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ए बैंड, जो हमारे पास थिन फिलामेंट होता है उसको हम बोलते हैं आई बैंड, और जो हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट के बीच में जगह होती है उसको हम बोलते हैं एच जोन। ये हमने एक नाम दिए थे। और दोनों जी लाइन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसका हमने नाम देते हैं एम लाइन। एम लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट इट इज अ इमेजिनरी मिडिल लाइन। एम इज फॉर मिडिल लाइन। अब क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन का जो आपस में एक रिलेशनशिप चल रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास